चलिए, सभी को आवाज़ आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? थोड़ा सा मुझे कंफर्म कर दीजिए। एक्चुअली जब तक मैं बोलना शुरू नहीं करता हूँ तब तक आपको थोड़ा सा फ़ैन की आवाज़ आती होगी, लेकिन जैसे ही मैं बोलना शुरू करूँगा तो आप लोगों को बैकग्राउंड साउंड क्लोज हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आप सभी तक आ पा रही है। फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आज का, और बहुत ही आसान टॉपिक है, और बहुत मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि आपके सिलेबस में स्पष्ट मेंशन है, ऐसा टॉपिक है। तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। अगर उनकी नींद नहीं खुली है तो उनकी नींद भी खोल दीजिए, आप लोग उसमें सहयोग कीजिए। ठीक है, जल्दी से शेयर कीजिए। और लाइव नहीं जुड़ेंगे तो इस वीडियो को मैं बस क्लास लेने के बाद रिमूव कर दूंगा यूट्यूब से। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि आपके लिए रिकॉर्डेड ये है तो सब कभी भी हम देख लेंगे, स्पीड बढ़ा कर देख लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। वो तो सिर्फ मैं यूट्यूब पर इसलिए आ रहा हूँ, इसलिए नहीं कि यूट्यूब में कुछ और फ़ायदा है, बस इसलिए कि हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, और आज लगभग 50 और लगभग हो सकता है 1 घंटे तक हम पढ़ते रहें। ठीक है, 1 घंटे की आपकी क्लास रह सकती है, पूरा एकदम ध्यान केंद्रित करके यहाँ पर पूरा एकाग्रचित्त रहना है आप लोगों को, और यहीं पर ध्यान देना है। ठीक है, आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो आपको थंबनेल में पता चल ही गया होगा कौन सा हमारा टॉपिक है आज की क्लास का। तो आज का टॉपिक है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति का टॉपिक है हमारा, तो इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है सब कुछ समझेंगे। तो टॉपिक है आज की क्लास का हमारा मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आपका सिलेबस में शामिल है, मुझे बताना चाहेंगे कौन सी यूनिट में है ये आपका। तो यह टॉपिक आपका पेपर 3 के जो पार्ट ए होता है आपका, उस पार्ट ए का यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 का ये टॉपिक है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में उन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले कि मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति आखिर ये क्या है, इसकी परिभाषा के तौर पर हम समझेंगे। इसके पश्चात मौद्रिक नीति के प्रकार, उसके बाद मौद्रिक नीति, चलिए एक और पॉइंट यहां पर मेंशन कर देते हैं हम लोग, मौद्रिक नीति के उद्देश्य, मौद्रिक नीति के उद्देश्य। ठीक है, मौद्रिक नीति के टाइप्स हम देखेंगे, फिर मौद्रिक नीति के उपकरण,
यानी कि तरलता को समायोजित करना पड़ेगा। तरलता इस शब्द में बार बार ऐसे शब्दों का आज प्रयोग होगा, मैं समझाऊंगा एक एक करके सभी चीजें। तो मौद्रिक नीति के उपकरण की चर्चा करेंगे, उसके बाद मौद्रिक नीति का मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स भी देखेंगे। यही नकारात्मक बिंदु इसकी क्या हो जाएगी, सीमा हो जाएगी। और ये पॉजिटिव पॉइंट इसके क्या हो जाएंगे, इसके सकारात्मक प्रभाव आप बतला सकते हैं या इसके लाभ बता सकते हैं। और फिर अंत में हम, अगर समय इजाजत देगा, तो हम देखेंगे यहां पर मौद्रिक नीति समिति के बारे में। मौद्रिक नीति समिति जो आरबीआई के अंतर्गत रहकर मौद्रिक नीति समिति मौद्रिक नीति का निर्धारण भी करती है। आरबीआई के इसमें गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो यह आपका मौद्रिक नीति का पूरा चार्ट है। इस चार्ट के आधार पर हमारी क्लासेस संचालित होगी, जिसमें हम इन सभी बिंदुओं को एक एक करके देखेंगे और इस क्रम में हम चलते चलेंगे और फिर लास्ट में आपको मौद्रिक नीति समिति के बारे में विस्तार से बतला दिया जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम सीधा डेफिनेशन में बात करेंगे इसकी कि डेफिनेशन किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। सब कुछ नोट कर लिया आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं कि सब चीज आपको प्रॉपर दिख भी रही होगी, ठीक है। अगर नहीं दिखे तो मुझे बता दीजिएगा। अब इसको मैं रफ करूंगा और एक एक बिंदु पर हम बात करेंगे। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था में बिना मुद्रा के बात ही नहीं होती है, ठीक है। किसी भी अर्थव्यवस्था में मौद्रिक के या मौद्रिक घटक यानी कि मुद्रा के विनियमन के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है और उस व्यवस्था में तरलता को समायोजित किया जाता है। ये तरलता शब्द क्या है उसे समझ लेते हैं पहले। तरलता यानी कि लिक्विडिटी। तरलता, मुद्रा सबसे ज्यादा तरल होती है। तरलता का मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं प्रवाह। तरलता जो शब्द है आपका, लिक्विडिटी, ये तरलता का एक और मीनिंग अगर देखें तो प्रवाह। अब तरलता किसकी, अर्थव्यवस्था में बात कर रहे हैं तो हम मुद्रा की तरलता की बात करते हैं, ठीक है। इस मुद्रा का प्रवाह जितना अधिक होगा उसकी तरलता उतनी ही अधिक होगी, और मुद्रा का प्रवाह जितना कम होगा तरलता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। इस तरलता को मैं कई जगह एल शब्द से डिनोट करूंगा, ठीक है। तो आप समझ जाएगा एल का मतलब क्या है, लिक्विडिटी। यानी कि अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रचलन कैसा है, या फिर आप ये प्रवाह की जगह मात्रा भी बोल सकते हैं। अगर बाजार में मुद्रा की मात्रा कम है तो हम कहेंगे उसमें तरलता कम है। यदि बाजार में मुद्रा की मात्रा अधिक है तो हम कहेंगे कि वहां पर तरलता अधिक है। यहां तक चीजें स्पष्ट है कि तरलता को किस रूप में संदर्भित किया जा रहा है, ठीक है। तो तरलता का सीधा सा मतलब है कि मुद्रा का प्रवाह, मुद्रा का प्रवाह किस रूप में हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहां पर हमने ये तो समझ लिया कि मुद्रा, तरलता का मतलब क्या है, मुद्रा के प्रवाह का मतलब क्या है। अब यहां पर मौद्रिक नीति को परिभाषित करते हैं, क्योंकि ये शब्द इसमें आएगा, तो उस शब्द को पहले हमने समझ लिया। अब यहां हम देखेंगे कि मौद्रिक प्रवाह को विनियमित करने वाली ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है। और ये किसमें, अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक प्रवाह
को विनियमित विनियमित करने वाली ऐसी व्यवस्था है जिसमें तरलता का समायोजन किया जाता है। इसके लिए आरबीआई द्वारा बनाई गई नीति को मौद्रिक नीति कहा जाता है। ठीक है, तो मौद्रिक नीति क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक प्रवाह को विनियमित करने वाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें तरलता का समायोजन, ये कीवर्ड हो गया आपका कि तरलता का क्या होता है, इसमें समायोजन होता है। तो तरलता के समायोजन के लिए, ठीक है, तरलता के समायोजन के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। क्लियर हुआ? अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि तरलता का समायोजन का मतलब क्या है। अब यहां पर तरलता का समायोजन यानी कि तरलता का स्थायित्व, या फिर यह भी समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये हो जाता है तरलता ना तो अधिक होना चाहिए और तरलता ना ही कम होना चाहिए। अर्थात ये जो तरलता है यानी कि मुद्रा का प्रवाह संतुलित होना चाहिए। तो मुद्रा के प्रवाह को संतुलित बनाने के उद्देश्य से आरबीआई के द्वारा निर्धारित की गई नीति को ही क्या कहा जाता है, मौद्रिक नीति। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर क्यों तरलता को अधिक नहीं करना है, क्यों तरलता को बिल्कुल कम नहीं होने देना है। अब ये तो परिभाषा हो गई। अब एक्स्ट्रा फैक्ट आप सुनिए। एक्स्ट्रा फैक्ट कैसे कि मैंने कहा कि बाजार में यदि लोगों के पास पैसा ज्यादा हो गया, मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो गई, और मुद्रा की मात्रा ज्यादा होने की स्थिति में यानी कि लोगों के पास पैसा ज्यादा यानी कि मुद्रा का प्रवाह ज्यादा है यानी कि तरलता ज्यादा है, और तरलता ज्यादा होने की स्थिति में क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास कई सारे पैसे, मैं मार्केट में कुछ भी चीज लेने जाऊंगा, उसके चाहे कुछ भी दाम हो मैं उसका पेमेंट कर दूंगा। यानी कि मार्केट में लोगों के पास पैसा देखकर मार्केट में उसका दाम बढ़ जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, और तरलता अधिक होने की स्थिति में मुद्रास्फीति जन्म ले लेती है। क्लियर है? मुद्रास्फीति आ जाती है। इसलिए तरलता को अधिक भी नहीं होने देना है क्योंकि हमें मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है। और वहीं अगर लोगों के पास पैसा बहुत कम हो गया यानी कि तरलता कम हो गई, तो दुकानदार या मार्केट में लोग क्या सोचेंगे कि लोगों के पास पैसा ही नहीं, क्या खरीदेंगे, तो उसके दाम कम करते हुए जाएंगे। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उसको ऐसा ही फेंक देंगे। आपने देखा जब टमाटर के दाम कम होते हैं तो टमाटर रोड पे ही फेंक दिए जाते हैं, ऐसा सुना होगा आपने खबरों में। जब दाम बहुत कम हो जाते हैं तो टमाटर को ऐसे ही फेंक दिया जाता है, जब दाम ज्यादा होते हैं तो जाम लगा दिया जाता है, एक टमाटर पे गिर जाता है। तो ठीक है, तो तरलता कम होती है तो इससे क्या आ जाती है, मंदी की स्थिति आ जाती है। तो देश में मंदी भी नहीं हो, मुद्रास्फीति भी ना हो, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए मुद्रा के प्रवाह में क्या करना है, संतुलित करना है। मुद्रा के प्रवाह को संतुलित करने के लिए आरबीआई के द्वारा जो नीति निर्धारित की जाती है उसी को मौद्रिक नीति कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह चीज आसानी से समझ आ गई होगी कि मौद्रिक नीति का आखिर क्यों मौद्रिक नीति को बनाया जाता है, क्यों निर्धारित किया जाता है। क्या यह जिम्मेदारी केवल आरबीआई की है, सरकार ऐसा नहीं करती है क्या? क्या सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं है क्या कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करे या मंदी की स्थिति से निपटे? क्योंकि इसको कंट्रोल करना है और इससे निपटना होता है। तो सरकार भी करती है, लेकिन उस नीति को कहा जाता है राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। और वहीं अगर यह काम आरबीआई के तत्वाधान में हो रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित या संतुलित करने के लिए जो नीति का निर्धारण करती है उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है।
और इस मौद्रिक नीति के निर्माण के लिए मौद्रिक नीति समिति प्रमुख भूमिका निभाती है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको रफ करते हैं, फिर सीधा हम चलते हैं कि मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य क्या है। अब मौद्रिक नीति के क्या उद्देश्य है उसे समझ लेते हैं। अभी परिभाषा हमने पढ़ी है और परिभाषा में एक उद्देश्य मेंशन कर रखा था। वो उद्देश्य क्या है? अगर मैं यहां पर लिखूंगा कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रचलन यानी कि मुद्रा प्रवाह को विनियमित करना, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं तरलता का समायोजन करना, इसे आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि तरलता के प्रवाह को संतुलित करना, फिर आप ये बता सकते हैं मुद्रास्फीति कहते हैं कि महंगाई, ये क्या होती है आपकी महंगाई, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। चौथा बिंदु आपका हो जाएगा मंदी की स्थिति से निपटना। यह मंदी की स्थिति क्या होती है? मुद्रा अवस्फीति। तो मंदी की स्थिति से निपटना, ठीक है। पांचवा बिंदु हो जाएगा सामाजिक न्याय स्थापित करना। समझ में आ रही है बिंदु आपको? अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रचलन को विनियमित करना, तरलता का समायोजन करना यानी कि तरलता के प्रवाह को संतुलित करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, मंदी की स्थिति को कंट्रोल करना यानी कि मंदी की स्थिति से निपटना, ठीक है। और एक और आप ये ध्यान रख सकते हैं, यहां पर एक और छठा बिंदु आप ये लिख सकते हैं हम लोग कि जो विनिमय दर होता है, एक्सचेंज रेट होती है, हम पैसा देकर कुछ चीजें खरीदते हैं या पैसा लेकर कुछ चीजें देते हैं, तो ये विनिमय दर में भी क्या आनी चाहिए? स्थिरता आनी चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए। तो विनिमय दर में स्थिरता लाना, ठीक है। ये आप 6 बिंदु, एक और बिंदु इसमें कोट करना चाहेंगे हम लोग, वो हो जाएगा आपका समावेशी विकास की प्राप्ति करना, ठीक है। समावेशी नीचे दिखाई दे रहा है आपको यहां पर, ठीक है। समावेशी विकास को अचीव यानी कि प्राप्त करना, ठीक है। तो ये मौद्रिक नीति के 7 प्रमुख उद्देश्य मैंने यहां पर आपके सामने मेंशन किए हैं। 7 मार्कर क्वेश्चन आ जाए कि मौद्रिक नीति को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, तो यह बिंदु आप नोट कर देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। तो इस रूप में इसे मेंशन कर सकते हैं। मुख्य 2 उद्देश्य होता है इसका, एक होता है तरलता का समायोजन करना, मुद्रा की स्थिति से नियंत्रित करना और मंदी की स्थिति से निपटना। ये 3 सबसे मेन उद्देश्य माने जाते हैं, बाकी सब तो इस चीज से इंटरलिंक हो जाते हैं, ठीक है। तो मौद्रिक नीति के उद्देश्य का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, मौद्रिक नीति के प्रकार बहुत आसानी से समझ लेंगे उसी को भी। चलिए,
अब मौद्रिक नीति के प्रकारों को हम 3 आधारों पर वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, जो मौद्रिक नीति के प्रकार हैं इसके 3 आधार हैं। क्या है? 3 आधार। सबसे पहला आधार वित्त की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर। फिर आपका हो जाएगा ब्याज दर के या ब्याज दर में परिवर्तन के आधार पर, ब्याज दर में चेंजेस आएगी। ठीक है, तो ब्याज दर पर पड़ने वाले, ब्याज दर पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर। और एक और वर्ग आपका होगा जिसे हम कहेंगे कि आर्थिक क्रियाकलापों की मात्रा के आर्थिक क्रियाकलापों की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हम लोग कि वित्त की मात्रा पर पड़ने वाले, यानी कि जब हम यहां पर मौद्रिक नीति इस आधार पर वर्गीकृत करेंगे कि मौद्रिक नीति 2 प्रकार की हमें मिलेगी कि वित्त की मात्रा कैसे प्रभावित हो जाती है। तो वित्त की मात्रा या तो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, और कैसे कैसे कंडीशन में हो जाएगी। तो 2 प्रकार की मौद्रिक नीति होती है, उसका अनुपालन किया जाता है। एक हो जाएगा आपका सस्ती या संकुचनकारी मौद्रिक नीति। एक हो जाएगा आपका विस्तारित मौद्रिक नीति। बताएंगे, अभी सभी को समझाऊंगा मैं। इसके बाद ब्याज दर पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर भी 2 प्रकार की मौद्रिक नीति होती है। एक सस्ती मौद्रिक नीति, चीप मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, सस्ती और कठिन मौद्रिक नीति ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, सस्ती मौद्रिक नीति और एक्चुअल नाम उसका हो जाएगा आपका महंगी मौद्रिक नीति। ठीक है, महंगी मौद्रिक नीति। उसी प्रकार आर्थिक क्रियाकलापों की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर देखें तो एक होता है आपका एक चयनात्मक मौद्रिक नीति। ठीक है, और एक मात्रात्मक मौद्रिक नीति। तो मात्रात्मक मौद्रिक नीति और एक हो जाएगा आपका चयनात्मक मौद्रिक नीति। तो आपके सामने 6 प्रकार दिखाई दे रहे हैं मौद्रिक नीति के, और इन 6 प्रकार को कैसे परिभाषित करना है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले वित्त की मात्रा, सबसे पहले आधार को समझ लेते हैं, फिर ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब देखिए, वित्त की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर मौद्रिक नीति, यानी कि हमने कोई भी एक मौद्रिक, एक नियम मैंने जारी किया, कोई भी, मैं आरबीआई हूं और मैं आरबीआई मैंने एक ऐसा नियम बनाया है, उस नियम के आधार पर क्या हुआ, वित्त की मात्रा पर प्रभाव पड़ गया। तो मैंने कौन सा नियम ऐसा बनाया है जिससे कि वित्त की मात्रा है तो बढ़ जाएगी, या फिर मैंने ऐसा नियम बनाया जिससे कि वित्त की मात्रा कम हो जाएगी। दो ही कंडीशन हो सकती है कि मैं ऐसी नीति का निर्धारण करूं, ऐसी मौद्रिक नीति बनाऊं जिससे कि वित्त की मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ जाए। तो ऐसा कब हो सकता है? देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है संकुचनकारी मौद्रिक नीति। संकुचन का मतलब कोई चीज फैली हुई है तो इसे क्या करना है, सिकोड़ना है, इसे कम करना है। तो मैंने कहा कि जैसे कि मैं आरबीआई हूं, मुझे लास्ट तक आप क्या मार के चले गए, मैं आरबीआई हूं और मुझे बाजार का निरीक्षण करना है,
और बाजार का निरीक्षण करने के दौरान मैंने पाया कि बाजार में क्या है, मुद्रा की मात्रा की भरमार है, मुद्रा कहीं सारी है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। और ये पैसा कहां से गया है? हो सकता है बैंक से किसी ने लोन लिया हो। ठीक है, मेरे अंतर्गत आने वाली चीजों के बारे में विचार करूंगा। ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि सरकार ऐसी योजना चला रही है जिससे कि मजदूरी दर ज्यादा दे रही है इसलिए लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है। मुझे ये नहीं सोचना, ये तो राजकोषीय नीति में सरकार सोचेगी। लेकिन मैं बैंकों से संबंधित चीजें क्या सोच सकता हूं, यानी कि या तो हो सकता है कि बैंकों ने अपनी ब्याज दर कम कर रखी होगी इसलिए लोग उससे लोन लेने के लिए आ रहे होंगे। एक विचार तो ये हो सकता है मेरा कि बाजार में पैसे की मात्रा इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि बैंकों ने अपनी ब्याज दर कम रखी होगी। और यह भी तो हो सकता है कि जब बैंक ने मेरे से पैसा लिया होगा तब मैंने भी कम ब्याज दर पर उनको पैसा दे दिया होगा। तो कई सारी बैंक मेरे पास आई होगी जिससे कि मैंने उनको पैसा दे दिया और उससे ब्याज ले लूंगा मैं, वो ब्याज दर कम होगी। इसलिए हो सकता है कि मेरे से भी बैंकों ने कई सारा पैसा ले लिया है, फिर लोगों को भी उनने कम ब्याज दर पर मार्केट में पैसा डाल दिया है। इस वजह से क्या हुआ है कि वित्त की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब मुझे क्या करना है, इस वित्त की मात्रा में कंट्रोल करना है। और कंट्रोल करना है तो कैसे? बड़ी जिस प्रकार से बढ़ी है उस चीज को रोकना है। तो मैंने कहा कि बैंक ने अपनी ब्याज दर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया होगा, या फिर मैंने अपनी ब्याज दर को बढ़ा दिया होगा, मतलब कम किया होगा तब जाकर ये चीजें बढ़ी है। तो मुझे क्या करना होगा, पैसा मार्केट से रोकना है। यानी कि संकुचनकारी मौद्रिक नीति क्यों अपनाई जाती है? बाजार में वित्त की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से। बाजार में वित्त की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से जो मौद्रिक नीति अपनाई जाती है उसी को क्या कहा जाता है, संकुचनकारी मौद्रिक नीति। यानी कि बाजार में वित्त की मात्रा को कम करना। चीजें दिख रही है आपको नीचे? मैं थोड़ा सा कैमरे को डाउन कर देता हूं, आपको चीजें सब दिखेगी। चलिए, अब प्रॉपर दिख रही है? थोड़ा सा मुझे क्लियर बता दीजिए, यहां तक चीजें विजिबल हो रही है आप लोगों को? चलिए, अब क्लियर है मेरे ख्याल से। तो संकुचनकारी मौद्रिक नीति क्यों अपनाई जाती है? तो मैं कहूंगा संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाने का उद्देश्य यह है कि बाजार में वित्त की मात्रा बढ़ी हुई थी, उस वित्त की मात्रा को कम करने के लिए आरबीआई संकुचनकारी मौद्रिक नीति का अनुपालन करती है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए, शुभम आप पधारे हैं, हमारे काफी पहले के स्टूडेंट रहे हैं। ठीक है, तो आपका भी स्वागत हमारे चैनल पर। ठीक है, चलिए, यहां तक क्लियर हुआ। अब मुझे बताना है कि संकुचनकारी मौद्रिक नीति के लिए आरबीआई को क्या करना पड़ता है। अब क्या करना पड़ता है तो मैं दो तीन चीजें यहां पर बताऊंगा, बाकी समझेंगे आगे हम। एसएलआर को बढ़ा देंगे, सीआरआर को बढ़ा देंगे। अभी बस इतना कीवर्ड याद रखना, बाकी अभी हम समझेंगे। जैसे मैंने लिखा ना, मौद्रिक नीति के घटक यानी कि अपघटक कौन कौन से या उपकरण कौन कौन से, उपकरण में इनको विस्तार से हम पढ़ेंगे। एसएलआर को भी पढ़ेंगे, सीआरआर को भी पढ़ेंगे। और एक और चीज होता है यहां पर, अगर यहां पर आरबीआई क्या करेगी, एसएलआर सीआरआर बढ़ा दिया और यहां पर ब्याज दर पर भी काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब सीआरआर एसएलआर इन दोनों को मेंशन करके बता सकते हैं कि इसकी दर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। एसएलआर सीआरआर की दर बढ़ाकर हम बाजार में वित्त की मात्रा को कम कर देंगे। ऐसा समझ लीजिए कि बैंक को कुछ पैसा अपने पास रखना होता है और कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना होता है। तो ये ज्यादा रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास भी ज्यादा रखिए, अपने पास भी ज्यादा रखिए, देना आप कम पड़ेगा, इसलिए कि कंट्रोल हो जाएगी, बाजार में चीजें कम जाएगी। आगे बात करते हैं विस्तारकारी मौद्रिक नीति या विस्तारित मौद्रिक नीति, जस्ट अपोजिट संकुचनकारी मौद्रिक नीति का। जब बाजार में वित्त की मात्रा काफी कम हो गई है, जब बाजार में वित्त की मात्रा कम हो जाती है तो अब बढ़ाना है, और बढ़ाना है तो इस दोनों को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अपने पास पैसा कम रखेंगे ताकि बाजार में ज्यादा पैसा डाल पाएंगे। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि बाजार में वित्त की मात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से जो आरबीआई के द्वारा नीति का निर्धारण किया जाता है उसी को कहा जाता है विस्तारित मौद्रिक नीति। क्लियर हुआ? तो ये एक्सपांड कर दिया,
और ये क्या कर दिया, संकुचन कर दिया। यानी कि यहां पर वित्त की मात्रा बढ़ानी थी। अब मुझे एक शब्द का और उत्तर देना है, बाजार में मुद्रास्फीति कब आती है, जब बाजार में पैसा ज्यादा होता है, और पैसा बाजार में ज्यादा यानी कि मुद्रास्फीति अनकंट्रोल है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर देना। मैंने इतना समझा दिया आपको कि बाजार में मुद्रा की मात्रा ज्यादा है, इसलिए मुद्रास्फीति बनी हुई है। अब बाजार में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, यानी कि मुद्रा की मात्रा को कम करना है। तो मुझे बताइए, विस्तारकारी मौद्रिक नीति का अनुसरण किया जाएगा या संकुचनकारी मौद्रिक नीति का अनुसरण किया जाएगा? दोनों में से किस मौद्रिक नीति का अनुसरण किया जाएगा जब बाजार में मुद्रास्फीति की स्थिति मौजूद है या काफी अधिक मुद्रास्फीति बनी हुई है? तो वैसी स्थिति में किसका प्रयोग किया जाएगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर दीजिए। ठीक है, मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं और एक और आंसर दे दीजिएगा साथ में कि मंदी की स्थिति से भी निपटना है। और मंदी की स्थिति कब होती है? जब बाजार में पैसा बहुत कम हो जाए, मुद्रा की मात्रा यानी कि वित्त की मात्रा बहुत कम हो जाने की स्थिति में विस्तारित मौद्रिक नीति में क्या होता है कि वित्त की मात्रा कम हो जाती है तो हमें इसे बढ़ाना होता है। तो आरबीआई विस्तारित मौद्रिक नीति का पालन कर रहे वित्त की मात्रा को बढ़ा देती है। और क्यों बढ़ा रही है? क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि मंदी है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। दीपक जी ने आंसर दिया है विस्तारवादी। किसके लिए? ये मुद्रास्फीति के लिए। देखिएगा, मुद्रास्फीति के लिए हमेशा संकुचनकारी मौद्रिक नीति का अनुपालन किया जाता है। क्यों? क्योंकि बाजार में पैसा बहुत ज्यादा था, उसको कम करना है। तो यहां पे लिखा हुआ देखिए, बाजार में वित्त की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से मुद्रास्फीति कंट्रोल होगी नहीं होगी? तो यहां पर लिख लेना आप लोग कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, इसलिए मौद्रिक नीति का अनुसरण किया जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा? मंदी की स्थिति से निपटने के लिए। तो मंदी की स्थिति से निपटना है तो विस्तारकारी मौद्रिक नीति, और मुद्रास्फीति की स्थिति से निपटना है तो संकुचनकारी मौद्रिक नीति का अनुसरण किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इस चीजों को रफ करूंगा क्योंकि मुझे सस्ती और महंगी मौद्रिक नीति को बताना है। बस आप अगर ये दोनों समझ गए तो बाकी तो सब आसान है। ठीक है, अब यहां तक मुझे थोड़ा सा संतुष्टि पूर्वक जवाब ले लेने दीजिए आप लोगों का। क्या यहां तक आपको सब चीजें क्लियर है? यहां तक समझ में आया है या नहीं आया है? इतना मुझे कमेंट करके बता दीजिए, फिर मैं आगे मूव कर जाऊंगा। जल्दी से बताइए, यहां तक सारी चीजें स्पष्ट है आप सभी को? जितने भी लाइव इंटरेक्शन कर रहे हैं तो सभी लोग बता दीजिए, यहां तक सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जिसको डाउट है तो पूछ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और विस्तारित मौद्रिक नीति में पॉइंट लिख लेना आप कि SLR को कम किया जाता है और CRR को भी कम किया जाता है ताकि बाजार में ज्यादा से ज्यादा पैसा डाल सके हम। ठीक है सर, मुद्रास्फीति एक बार बता दीजिए, मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई। 4% से जब ज्यादा अधिक हो जाती है तो ये फिर समस्या वाली बात होती है। 2 + -2 यानी कि 2 से लेकर 4 तक की मुद्रास्फीति होना चाहिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, वो अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है। हम आगे देखेंगे कई सारी चीजें, मुद्रास्फीति का भी एक टॉपिक पढ़ा देंगे, सिलेबस में आपके चाहे नहीं हो, लेकिन एक मुद्रास्फीति का एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि कैसे मुद्रास्फीति को। अभी तो बस इतना समझ जाइए कि जब बाजार में 50+ वस्तुओं का यानी कि अधिकांश वस्तुओं का, ऐसा नहीं कि केवल पेन की कीमत बढ़ गई है तो मुद्रास्फीति बोल देंगे आप, नहीं, जब तक कि अधिकांश वस्तुओं की कीमत सामान्य कीमत स्तर से ऊपर नहीं हो जाती है, मुद्रास्फीति की स्थिति नहीं मानी जाएगी। तो अधिकांश वस्तुओं की कीमत सामान्य कीमत स्तर से अधिक होने की कंडीशन पर ही मुद्रास्फीति की स्थिति निर्मित होती है। तो अधिकांश वस्तु की कीमत सामान्य कीमत स्तर से बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाती है। और मुद्रास्फीति क्यों आ जाती है? क्योंकि बाजार में वित्त की मात्रा अधिक हो जाती है। दूसरा एक और कारण है इसका, दूसरा एक और वजह है कि क्यों आती है मुद्रास्फीति। पहला तो मैंने क्या बताया, लोगों के पास पैसे की मात्रा ज्यादा आ गई। दूसरा, मार्केट में अगर सामान ही कम हो गए, चीजें कम मिल रही है,
10 पेन चाहिए, पेन 2 ही है, तो लेने जाएंगे तो ज्यादा कीमत देकर आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए पेन, क्योंकि पेन चाहे मात्रा कम हो गई है, क्योंकि जब भी वस्तुओं गुड्स की क्वांटिटी कम हो जाती है तो तब भी मुद्रास्फीति जन्म ले लेती है। और एक कंडीशन क्या हो जाएगी, लोगों के पास मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने से भी मुद्रास्फीति जन्म ले लेती है। तो दो प्रमुख कारण होता है जिसे बोला जाता है मांग जन्य मुद्रास्फीति और एक आपूर्ति जन्य मुद्रास्फीति। क्लियर हुआ? तो मांग बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, पैसों की सप्लाई ज्यादा हो गई, यानी कि लोगों के पास पैसे की मात्रा ज्यादा हो गई, तो मुद्रास्फीति तब भी जन्म ले लेती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिएगा सस्ती मौद्रिक नीति और महंगी मौद्रिक नीति, नाम से स्पष्ट है। अब यहां पर आप आधार देख लीजिए, ऐसा नहीं नीचे नीचे रह जाए, ऊपर तो भूल ही जाए। अभी हमने वित्त की मात्रा पर प्रभाव डाला था, हमने ऐसी मौद्रिक नीति बनाई थी जिससे कि वित्त की मात्रा कम ज्यादा हो रही थी। अब हमें क्या करना है, ब्याज दर कम ज्यादा करवाना है, ऐसी मौद्रिक नीति का अनुसरण करवाना है जिससे कि ब्याज दर को कम या ज्यादा करना पड़े। किसको? या तो आरबीआई को या बैंकों को। हमें नहीं, बैंकों को या तो ब्याज दर कम ज्यादा करनी पड़ेगी, या आरबीआई को अपनी ब्याज दर रेपो रेट जो होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, हम समझेंगे अभी इनको भी। ठीक है, जो उपकरण है मौद्रिक नीति का उपकरण, इसमें ये सारी चीजें आने वाली है। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एसएलआर, सीआरआर, ओएमओस क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, बैंक रेट क्या होती है, इन सारी शब्दावली को हम विस्तार से समझेंगे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होती है, इस पर भी बात करेंगे, सब चीजें समझेंगे, बहुत आसान चीज है। ठीक है, अब यहां पर लिखा आपका सस्ती मौद्रिक नीति। सस्ती मौद्रिक नीति का मतलब है कि जब आरबीआई को यह लगता है, आरबीआई को यह लगता है कि बाजार में कैसी स्थिति है, मंदी की स्थिति है। अब देखिए चीजें तो वही होगी, बस नाम अलग हो गया। मैंने कहा बाजार में मंदी की स्थिति है, आप लोग बताइए मंदी अगर बाजार में है तो बाजार में पैसा ज्यादा है या कम, इतना सा कमेंट कर दीजिए, कम या ज्यादा, ऐसे कर देना मुझे कमेंट कि जब बाजार में मंदी की स्थिति है तो मार्केट में पैसा ज्यादा है या कम है। जल्दी से बताइएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को सारी चीजें स्पष्ट हो रही है। कि जब बाजार में मंदी की स्थिति निर्मित होती है तब बाजार में लोगों के पास मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा होगी या कम होगी। जब मंदी है, सब भूल जाइए, बस एक शब्द याद रखिए, मंदी है। ठीक है, मुद्रा अवस्फीति है, मुद्रास्फीति नहीं, मुद्रा अवस्फीति यानी कि मंदी की स्थिति है। वेरी गुड, बस समझ गए, इतना तो मुझे सुनना था। ठीक है, यानी कि लोगों के पास पैसा कम है तो मंदी है। अब बताइए सस्ती मौद्रिक नीति का अनुसरण कब किया जाता है, जब बाजार में मंदी की स्थिति हो। मंदी की स्थिति, इसका मतलब बाजार में पैसा डालना है, हमें इस मंदी से निपटाना है ना, मंदी को खत्म करना है, और उसके लिए हमने कौन सी मौद्रिक नीति अपना ली? सस्ती मौद्रिक नीति। तो मंदी से निपटने के लिए इस नीति का अनुसरण किया जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, इस मंदी की कंडीशन में वित्त की मात्रा कम है, वित्त की मात्रा कम है। अब बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? ब्याज दर पर। तो इस सस्ती मौद्रिक नीति में ध्यान रखना, जो ब्याज दर होगी आपका, ब्याज दर को कम करना पड़ेगा। अब वो कौन सी ब्याज दर है? रेपो रेट वाली है, ठीक है, बैंक रेट वाली है, वो सब ब्याज दर हम समझेंगे। अभी तो इतना समझ जाइए कि ब्याज दर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें वित्त की मात्रा को क्या करना है? बढ़ाना है, क्योंकि मंदी की स्थिति में वित्त की मात्रा कम है। ये क्या, वित्त की मात्रा कम है, इस वित्त की मात्रा को क्या करना है? बढ़ाना है। ठीक है, इस वित्त की मात्रा को क्या करना है? बढ़ाना है। और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्याज दर को कम करना पड़ेगा। पूरा कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए आपकी, नहीं तो पूरा एक जगह गोल हुआ, आंखें बंद की, तब तक बातें कहीं और जगह पहुंच जाएगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब बाजार में मंदी की स्थिति निर्मित हो, उस मंदी की स्थिति से निपटने के लिए सस्ती मौद्रिक नीति का अनुसरण किया जाता है। सस्ती मौद्रिक नीति के अनुसरण के दौरान मार्केट के हाल होते हैं कि बाजार में वित्त की मात्रा काफी कम होती है। इस वित्त की मात्रा को बढ़ाने के लिए ही सस्ती मौद्रिक नीति का पालन किया जाता है, जिसके तहत ब्याज दर में कटौती या कमी कर दी जाती है। आई होप ऑल थिंग इज क्लियर। इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं महंगी मौद्रिक नीति में, मुद्रास्फीति।
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इस नीति का अनुसरण किया जाता है। ठीक है, और इस नीति का जब अनुसरण किया जाता है तो इस मुद्रास्फीति के दौरान क्या हो रहा होता है? वित्त की मात्रा कैसी है? मुद्रास्फीति के दौरान वित्त की मात्रा अधिक है, और इसको क्या करना है? कम करना है। और कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्याज दर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। प्रभाव पड़ गया ब्याज दर पर। फाइनली ये स्थिति निर्मित हो रही थी तो हमने ब्याज दर को बढ़ा दिया। क्यों? किस मौद्रिक नीति के तहत? महंगी मौद्रिक नीति के तहत। किसी का कोई कमेंट आया? मैं देख नहीं पाया हूं, वहां पे देख लेता हूं अपने स्क्रीन पर। चलिए, बड़े देर बाद आपका कमेंट आया है, हो सकता है आपका चीजें लेट चल रही होगी थोड़ा। चलिए, ठीक है, यहां तक सभी चीजें स्पष्ट होगी सभी को। बड़े हम आगे अब। तो यहां पर हमने सस्ती और मौद्रिक नीति को भी समझने का प्रयास किया। महंगी मौद्रिक नीति का अनुसरण तब किया जाता है जब बाजार में मुद्रास्फीति की स्थिति निर्मित हो और मुद्रास्फीति के दौरान लोगों के पास मुद्रा की मात्रा अधिक होती है, वित्त की मात्रा अधिक होती है। इस वित्त की मात्रा को कम करना होता है और कम करने के लिए महंगी मौद्रिक नीति के तहत ब्याज दर को उच्च कर दिया जाता है, यानी कि ब्याज दर को बढ़ा दिया जाता है। फलस्वरूप आरबीआई महंगी मौद्रिक नीति का अनुसरण करवाती है। आई होप कि संकुचनकारी, विस्तारकारी, सस्ती और महंगी मौद्रिक नीति क्या है पूरा अच्छे से विस्तार से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे आर्थिक क्रियाकलाप की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर। ठीक है, लगभग क्लास का समय आपका 42 मिनट हो चुके हैं। इसको और समझेंगे फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो चीज आपको समझने में फिर दिक्कत आ जाएगी। सब चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? कमेंट करके बताइए। यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? अगर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है तो कमेंट करके बता दीजिए कि सर सब कुछ क्लियर है। बताइए, यहां तक सब चीजें स्पष्ट है? अपने मित्रों को जोड़िएगा आप लोग, कई बेहतर चीजें आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, जहां पर डिजिटल बोर्ड होने की वजह से ये नहीं हो जाता है कि आपको जो कंटेंट है वो बेहतर उपलब्ध करवा दिया जा सके, लेकिन बिना डिजिटल की चीजें होने के बावजूद आपको चीजें बेहतर मिल जाती हैं, तो उम्मीद कीजिए कि वहां पर आपको जुड़ जाना चाहिए, अपने मित्रों को जोड़ लेना चाहिए। ठीक है, और चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, आप लोगों को क्लियर है? थैंक यू। अब देखिएगा, यहां पर थोड़ा उद्देश्य थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। एक है आपका मात्रात्मक मौद्रिक नीति, यानी कि क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, और ये आपका क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि सेलेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। अब मैंने कहा कि जैसे कि कोई भी सेक्टर है, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों में मुद्रास्फीति या मंदी की स्थिति, ठीक है, मंदी की स्थिति के निराकरण के लिए जिस मौद्रिक नीति का अनुसरण किया जाता है, जिस मौद्रिक नीति का अनुसरण किया जाता है, उसे मात्रात्मक मौद्रिक नीति कहा जाता है। क्या कीवर्ड मिला आपको यहां पर? यहां पर यही सबसे बड़ा कीवर्ड है। जैसे कि एक कृषि क्षेत्र हो सकता है, सेवा क्षेत्र हो सकता है, उद्योग क्षेत्र हो सकता है, शिक्षा क्षेत्र हो सकता है, स्वास्थ्य क्षेत्र हो सकता है। ऐसे कई सारे क्षेत्र है। अगर सभी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है या मंदी की स्थिति को निपटना है, तो सभी क्षेत्रों को लक्षित करने के
उद्देश्य से मात्रात्मक मौद्रिक नीति का अनुसरण किया जाता है। लेकिन वही अगर मैं कहूं कि केवल शिक्षा क्षेत्र में ही मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, शिक्षा में स्कूलों की फीस ज्यादा है, कोचिंगों की फीस ज्यादा है, ठीक है, तो यहां पर फीस ज्यादा है, इसका मतलब इनकी फीस को कम करवाना है, या इनकी वजह से हो सकता है कि कोचिंगों की फीस ज्यादा हो गई तो इन्होंने मुद्रास्फीति को काफी प्रभावी कर रखा है, लोगों के पास पैसा ही नहीं हो पा रहा है, तो लोगों के पास पैसा कम हो गया यानी कि मंदी की स्थिति आ गई, क्योंकि इन कोचिंग वालों ने सभी पैसा ले लिया है, अब वहां से पैसा कम होगा तब तो इनके पास पैसा बचेगा। तो ध्यान से सुनिएगा कि जब सभी क्षेत्रों को लक्षित करने के उद्देश्य से मुद्रास्फीति को या फिर मंदी की स्थिति से निपटा जाता है तो उसके लिए मात्रात्मक मौद्रिक नीति का अनुसरण किया जाएगा। तो वहीं किसी निश्चित क्षेत्र को लक्षित करते हुए मुद्रा या मुद्रास्फीति की स्थिति से निपटना है तो उसके लिए चयनात्मक मौद्रिक नीति का अनुसरण किया जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है? मैंने क्या बतलाया है? चयनात्मक मौद्रिक नीति में आप नोट करना चाहें तो यहां पर ये लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के किसी निश्चित क्षेत्र में मुद्रास्फीति या मंदी की स्थिति के निराकरण के लिए चयनात्मक मौद्रिक नीति का अनुसरण किया जाता है। क्लियर है? यहां तक कमेंट करके बता दीजिएगा कि यह दोनों भी चीजें आपको स्पष्ट हैं कि चयनात्मक और मात्रात्मक मौद्रिक नीति में क्या अंतर है। ठीक है, लगभग पौने घंटे से हमारी क्लास कंटिन्यू चल रही है और इस पौने घंटे में आपको कितना समझ में आया है इसका भी आप कमेंट करके बताइए, फिर हम आगे चीजें डिलीवर करते हैं। इसमें कुछ और जल्दी से बताइएगा। ये जो मात्रात्मक मौद्रिक नीति है इसी को आप सामान्य मौद्रिक नीति भी बोल सकते हैं, और यहां पर हमने किसी क्षेत्र का चयन किया है तो इसलिए चयनात्मक इसे कहा जा रहा है। इसे आप गुणात्मक मौद्रिक नीति भी बोल सकते हैं, इसे गुणात्मक भी बोला जाता है और इसे सामान्य। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर है? प्लीज कमेंट मी। चलिए, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको सभी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, जो भी इस चैनल के साथ नए अभ्यर्थी जुड़े हैं तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग इसे जरूर सब्सक्राइब करके रखें। इसलिए नहीं कि इससे मुझे फायदा है, इसलिए कि आप लोग कोई भी अपडेट अगर इस चैनल के तहत आपको प्राप्त होती है तो त्वरित रूप से आप उससे जुड़ पाएंगे, क्योंकि हमारा शेड्यूल ऐसा होता है कि मंडे टू फ्राइडे हम कंटिन्यू 3 लेक्चर आपके लिए लेकर आते हैं। किसी कारण से हमारा एक लेक्चर नहीं हो पाता है तो उसके लिए कुछ वजह होती है, बाकी 2 लेक्चर मिनिमम तो डेली आपके रहते ही हैं। सैटरडे को हम एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम रखते हैं और संडे को जो भी मंडे टू फ्राइडे हम पढ़ते हैं उससे संबंधित आपका मुख्य परीक्षा से संबंधित टेस्ट आयोजित किया जाता है, जिसकी फॉर्मेटिंग पूरी तरह से आपका मुख्य परीक्षा के ब्लूप्रिंट पेपर के अनुसार ही होती है। जो भी अभ्यर्थी उस हिसाब से अगर आंसर राइटिंग नहीं कर रहे तो मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आप लोग भी उसी फॉर्मेट में आंसर राइटिंग करें जो ब्लूप्रिंट आपको उपलब्ध करवाया गया है आयोग की तरफ से। मैं आपको टेस्ट उसी प्रकार से आयोजित करता हूं, आपको उतना स्पेस देता हूं, आप चाहे तो उसी पेपर का प्रिंट आउट निकाल कर बाद में भी लिख सकते हैं, संजो कर रख सकते हैं, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप वहां से क्वेश्चन को रिमूव करके इस प्रकार का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी की एक प्रैक्टिस जो बनी रहती है मुख्य परीक्षा के लिए जो लेखन अभ्यास होता है उस पर आप अपनी तत्परता को बनाए रखेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों, मैं आप लोगों से थोड़ा सा इजाजत चाहूंगा, काफी थकान भी हो चुकी है, लगातार 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद सोशियोलॉजी का भी लेक्चर नहीं होगा। आज मैं आप लोगों के लिए सोशियोलॉजी का रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा। ठीक है, उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा, इवनिंग तक आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इवनिंग तक आप वेट कीजिए, थोड़ा सा सोशियोलॉजी का आपको अपडेट मिल जाएगा उसका, और कल हमारा यही टाइम रहेगा। बस यही कि मौसम अपना रुख ना दिखाएं
तो हम यथावत आपकी क्लासेस को संचालित करेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।